हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू द येट अनदर सेशन। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था असेंशियल कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हम कॉन्ट्रैक्ट का मतलब समझ रहे थे। उसमें हमने देखा कॉन्ट्रैक्ट दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बनता है, अग्रीमेंट, एंड दैट एग्रीमेंट शुड बी इनफोर्सेबल बाय द लॉ। तो उस केस में हमारा जो अग्रीमेंट है वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो इनफोर्सेबिलिटी की दो कंडीशन थी, एक तो अटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, एंड सेकंड वन इज असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए। तो लास्ट क्लास में हम अपने असेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपने 10 असेंशियल एलिमेंट्स पढ़े थे। लास्ट असेंशियल एलिमेंट था हमारा फ्री कंसेंट का। फ्री कंसेंट में हमने एक लाइन देखी थी कि ए, बी, सी और डी, यानी कि हमारा अगर कंसेंट कोर्जन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन से ली गई है, तो उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। और केस ई, यानी कि अगर हमारी कंसेंट मिस्टेक से ली गई है, तो वो उस केस में हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। इस केस में वॉइडेबल एंड इस केस में वॉइड हो जाएगा। तो अब हमें समझना था वॉइडेबल एंड वॉइड का मतलब समझना था। तो ये मतलब समझने से पहले हमें क्या समझने पड़ेंगे, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, फिर उसके बाद हम उस लाइन में वापस चलेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि हमारे पास कितने टाइप्स के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। साथ साथ में सभी बच्चों को नोट करना है, जैसे जैसे मैं नोट करूंगी। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहला कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास आता है वैलिड। बेसिस पे हम बात करते हैं, अगर हम टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो पहला बेस है हमारे पास बेस्ड ऑन इनफोर्सिबिलिटी। बेस्ड ऑन इनफोर्सिबिलिटी। इनफोर्सिबिलिटी के बेसिस पे हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैं। फर्स्ट वन इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, सभी बच्चे लिखेंगे। फर्स्ट वन इज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ऐसा अग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। वैलिड मतलब, लॉ कह रही है वैलिड मतलब एकदम सही है भाई। सही कैसे होगा, अगर वो अग्रीमेंट है, उसने एसेंशियल 10 कंडीशंस पूरी कर रखी हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है, तो इन तीन चीजों की वजह से हमारा जो अग्रीमेंट है वो क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है, एन अग्रीमेंट, एंड अग्रीमेंट सभी से साथ साथ में लिखेंगे, इनफोर्सिएबल बाय लॉ। ऐसा अग्रीमेंट जो लॉ के द्वारा इन्फोर्सेबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब एकदम सही कॉन्ट्रैक्ट है। सेकंड हमारे पास आता है, इसमें हम कंपैरिजन में समझेंगे दो चीजें, वॉइड। ठीक है। अब वॉइड बेटा जी अग्रीमेंट भी हो सकता है एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। वॉइड दो चीजें हो सकती हैं, देखो। वॉइड हमारे पास हो सकता है अग्रीमेंट, और वॉइड हमारे पास हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट भी। वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अब ये दो चीजें हमें साइमल्टेनियसली समझनी है, वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है। तो बेटा वॉइड, वैलिड मतलब एकदम सही, तो वॉइड मतलब जो सही नहीं है। ठीक है। तो सही नहीं है में भी हमारे पास दो चीजें, वॉइड अग्रीमेंट है एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। अब बेटा जी वॉइड अग्रीमेंट कौन से होते हैं, वैसे अग्रीमेंट जो लॉ की नजरों में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। देखो अगर हमने अग्रीमेंट किया जिसका लॉफुल सब, जिसका कंसिडरेशन ही लॉफुल नहीं है, मैंने अग्रीमेंट किया किसी पर्सन के साथ कि तुझे सी पर्सन को मर्डर करना है, मैंने आपको लॉफुल कंसिडरेशन वाला एसेंशियल एलिमेंट समझाया था ना, तो मैंने मर्डर करने का अग्रीमेंट किया है। तो क्या ये अग्रीमेंट सही है, क्या ये अग्रीमेंट असेंशियल 10 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो बेटा जी वो अग्रीमेंट ही वॉइड है, वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचा नहीं। कॉन्ट्रैक्ट तक हमारा कैसे पहुंचता है, अग्रीमेंट होता है, अग्रीमेंट में प्लस होता है हमारी इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, है ना। अगर कोई अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होता है उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। अब जब मैं अग्रीमेंट बना रही हूँ जिसकी कंसिडरेशन ही लॉफुल नहीं है, तो बेटा जी वो अग्रीमेंट ही नहीं बन पाया ना। पहली बात, हमारी कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए, तो वो अग्रीमेंट ही नहीं बना, इनफोर्सेबल बाय लॉ तो बहुत दूर की बात है, इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा ही नहीं। तो ऐसे अग्रीमेंट जो कि इनफोर्सेबल बाय लॉ ही नहीं है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, वॉइड अग्रीमेंट करना। तो लॉ कहती है उस केस में, अब जब आप कोर्ट में भी लेके जाओगे ना कि मैंने बोला था कि सी पर्सन का मर्डर करना है, इसने मेरे से 1 करोड़ भी ले लिया और मर्डर भी नहीं किया, तो मैं कल को ये कोर्ट में लेके जाऊंगी तो कोर्ट क्या बोलेगी, आ बेटा मैं तेरा अग्रीमेंट पूरा करवाती हूँ, मैं मर्डर करवाती हूँ, क्या ऐसा होगा, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे अग्रीमेंट
ये क्या होते हैं, वॉइड होते हैं। मतलब ये, इसमें एक वर्ड लिखो यहाँ पे, ये होते हैं हमारे वॉइड एब इनिशियो। वॉइड एब इनिशियो मतलब जब ये एंटर किए गए थे ना अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट उसी टाइम पे वैलिड नहीं थे हमारे। ठीक है, देखो, आपको कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए अग्रीमेंट में प्लस करनी पड़ती है इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। अगर आपका अग्रीमेंट है बट इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ ही नहीं है, इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ मतलब दो चीजें, एक इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप और सेक्शन 10 की एसेंशियल कंडीशंस होनी चाहिए। अगर किसी अग्रीमेंट में ये दोनों चीजें ही नहीं प्रेजेंट है, तो वो अग्रीमेंट क्या हो जाएंगे, हमारे वॉइड अग्रीमेंट हो जाएंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट तक पहुंचे ही नहीं तो उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कैसे कहेंगे, वो पहले से ही वॉइड है, वो अग्रीमेंट ही वॉइड है। तो वॉइड एब इनिशियो मतलब पहले से ही, स्टार्टिंग से ही, जब वो बने ही है ना तभी से वो वॉइड है, वो लॉ की नजरों में एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। नो एग्जिस्टेंस इन दी आईज ऑफ लॉ। लॉ कहती है भाई मेरी नजरों में ये अग्रीमेंट प्रेजेंट ही नहीं करते हैं। आपको दिख रहा है, ये देखो, ये ऐसा अग्रीमेंट हुआ है, आपको दिख रहा है। राम ने महेश को बोला कि मैं तेरे को दूंगा 1 करोड़ रुपए, इन रिटर्न तेरे को सीता का मर्डर करना है। ठीक है, हम लोगों को ये दिख रहा है कि प्रॉपर ऐसे अग्रीमेंट हो रखा है। पर लॉ का चश्मा, अपना चश्मा उतारो, लॉ का चश्मा पहन के देखो, लॉ क्या बोलेगी, भाई कोई अग्रीमेंट ही नहीं हो रखा है, ये क्या है, ये कोई अग्रीमेंट नहीं है, ऐसा कुछ अग्रीमेंट नहीं होता है, मेरी नजरों में ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो मैं इसे इन्फोर्सेबल क्या करवाऊं, मैं क्या बोलूं, मेरी नजरों में है ही नहीं है, ये प्रेजेंट ही नहीं है मेरी नजरों में, एकदम खाली है, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, ये मुझे दिख ही नहीं रहा है। ये देखो, जैसे अभी आपको ये दिख रहा है ना, ये एग्जाम्पल बनी हुई आप लोगों को दिख रही है ना, अपना चश्मा उतारो और लॉ का चश्मा पहनो, लॉ क्या बोलेगी, कहाँ है एग्रीमेंट, वेयर इज एग्रीमेंट। लॉ को कुछ भी नहीं दिख रहा है, लॉ के लिए ये सब क्या है, खाली है, लॉ के लिए एकदम ब्लैंक है ये, लॉ के लिए। ठीक है, समझ आई। वॉइड अग्रीमेंट का मतलब क्या होता है। अब उसके बाद हम चलेंगे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, पहले वॉइड अग्रीमेंट का लिखने वाला काम कर ले। वॉइड एग्रीमेंट्स आर वॉइड एब इनिशियो मतलब वो स्टार्टिंग से, जब वो एंटर किए जाते हैं तभी वो वॉइड होते हैं, लॉ की नजरों में उनका कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एन अग्रीमेंट नॉट इनफोर्सिएबल बाय लॉ is called void agreement। ठीक है, हाँ, ये 3 लाइनें आपको लिख रही है वॉइड अग्रीमेंट के केस में। वॉइड अग्रीमेंट आपको समझ आया भाई, वो अग्रीमेंट इनफोर्सिबल बाय नो लॉ नहीं है, इसलिए वो वॉइड अग्रीमेंट है, वो पहले से ही वॉइड है। अब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बेटे ऐसे होते हैं, जब वो बने थे ना कॉन्ट्रैक्ट, जब वो एंटर किए गए थे तब वो इनफोर्सिबल बाय लॉ थे, बट बाद में वो इनफोर्सिबल बाय लॉ नहीं रहे। इसमें एक लाइन लिखो, देन मैं आपको समझाती हूँ। Which void contracts are the contracts which are ceases to be enforceable by law, becomes void contract when it ceases to be enforceable। ठीक है, that is, it is called at the beginning, it is valid at the beginning, it is called valid लिखना था पर इसे आगे से लिख लो, it is valid at the beginning but subsequently, इसको दूसरे वर्ड से कलर से लिखते हैं सब्सिक्वेंटली। अगर आप 2-3 पेन यूज कर रहे हो तो इस वर्ड को आप अलग पेन से लिख लेना, subsequently becomes void। ठीक है, अब क्या बोला, लिखला सब बच्चों ने ये। अब इसमें बोलना क्या चाह रहा है, कॉन्ट्रैक्ट विच आर सीजेज टू बी इनफोर्सिएबल बाय लॉ, सीजेज टू बी इनफोर्सिएबल बाय लॉ। अब बेटा जी 2 वर्ड होते हैं, एक तो आपका होता है वर्ड सीज और एक आपका वर्ड होता है स्टॉप।
इन दोनों का डिफरेंस जानते हो आप लोग क्या होता है? सीज और स्टॉप वर्ड में डिफरेंस। स्टॉप मतलब आपने खुद रोका, ठीक है, रेड लाइट आती है, आप वहां पे ट्रैफिक सिग्नल पे रुकते हो, आप खुद रुके हो, वहां पे स्टॉप हुए हो। सीजेस मतलब आप रुके नहीं हो, आपको रोका गया है, आपने ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, पुलिस ने आपको रोका, आपको सीज किया गया है, आप खुद नहीं रुके, आपको रोका गया है। चलते चलते आपकी गाड़ी का इंजन खराब हो गया, उसमें धुआं निकलना शुरू हो गया, तो आपकी गाड़ी अपने आप रुक गई, आपने नहीं रोकी, वो अपने आप रुक गई। स्टॉप मतलब आप खुद से रोकते हो, और सीजेस मतलब सिचुएशंस की वजह से रुकना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो सीजेस टू बी इनफोर्सेबल हो जाते हैं, मतलब कि हमने नहीं रोका कॉन्ट्रैक्ट को इनफोर्सेबल करने के लिए, सिचुएशंस ऐसी हो गई कि कॉन्ट्रैक्ट अब इन्फोर्स हो ही नहीं सकता है, सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल हो गया। मतलब कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट एंटर किए गए थे, तब ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली वैलिड थे, ठीक है। देखो इसमें एग्जांपल लेते हैं। ये हूं मैं, और ये हो आप लोग स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हो आप लोग स्टूडेंट्स हो, ओके। अब मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपको बोला मैं आपको सीएमए फाउंडेशन लॉ की क्लासेस प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। और आपने मेरे को इन रिटर्न क्या देना है, आपने मेरे को पर क्लास 1000 रुपीज देने हैं, ठीक है, सीएमए फाउंडेशन के। तो ये क्या हुआ, प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट बनाना, क्योंकि कंसिडरेशन आ रही है दोनों साइड से, ठीक है, और वैलिड लॉफुल कंसिडरेशन है, असेंशियल एलिमेंट्स सारे, लेट्स से लीगल इंटेंशन थी, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था, सब कुछ था, असेंशियल एलिमेंट्स वगैरह सब थे। तो यानी कि ये हमारा एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ था, ठीक है। मैंने बोला था 6 मंथ्स के अंदर अंदर आपका मैं सिलेबस, 6 मंथ्स बोल रही हूँ, मैंने बोला था मैं 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी, 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। अब मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, 1 मंथ मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया, 1 मंथ मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया। अब 1 मंथ के बाद ना लेट्स से मेरी डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में अब आपको लॉ की क्लासेस तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था ना, मैं पढ़ाऊंगी आपको लॉ की क्लासेस, आपको पढ़ना भी मेरे से था, क्योंकि टीचिंग एक स्किल होती है, ठीक है, तो आपको पढ़ना भी मेरे से, किसी और से आप पढ़ोगे भी नहीं। कॉन्ट्रैक्ट मेरे से पढ़ने के लिए किया था, फीस आपने मेरे से पढ़ने के लिए दी थी, अब मेरी डेथ हो जाती है, तो मैंने खुद से पढ़ाना स्टॉप नहीं किया, मैंने इंटेंशनली कुछ नहीं किया, अब मैं रही ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे पढ़ूं, मेरा भूत आके पढ़ाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय हो गया। जब ये एंटर हुआ था तब ये प्रॉपरली वैलिड था, भाई सब कुछ सही था, अगर मैं जिंदा रहती मैं सब प्रॉपर कंप्लीट करवाती, पर अभी ये सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ हो गए, सिचुएशन सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए हैं कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट आप इनफोर्स कर ही नहीं सकते हो, तो दैट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, समझ आया? वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस, विच आर सीजेस, इस वर्ड को अंडरलाइन करें ना, सीजेस टू बी इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, जब वो सीज हो जाते हैं तब वो वॉइड बन जाते हैं, पहले जब एंटर किया था तब हमारा ये प्रॉपरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, क्या था ये, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, बट आफ्टर 1 मंथ, 1 मंथ के बाद ये क्या हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, 1 मंथ के बाद क्या ये हुआ, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया 1 मंथ के बाद, समझ आया? दैट इज इट इज वैलिड एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में ये वैलिड होते हैं, बट सब्सिक्वेंटली किसी सिचुएशन की वजह से ये वॉइड हो जाते हैं, सब्सिक्वेंटली मतलब बाद में कोई ऐसे सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। तो वॉइड अग्रीमेंट वो स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं, जब आपने एंटर किया वो वैलिड थे ही नहीं, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ थे ही नहीं, तो इसलिए वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, बट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड होते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली वैलिड होते हैं, बट सब्सिक्वेंटली किसी सिचुएशन की वजह से क्या हो जाते हैं, वो वॉइड हो जाते हैं, समझ आया आपको? नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है हमारे पास, थर्ड वन इज अग्रीमेंट, इससे पहले हम लिखते हैं, ये वाला लास्ट में करते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा बेटा यहाँ पे है ना अपनी ऊपर वाली लाइन पे, इन केस ऑफ ए बी सी डी, कोवर्जन, अंडर इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन एंड फ्रॉड के केस में
अग्रीमेंट इज वॉइडेबल होता है, ये अभी हमारा पढ़ना बाकी है। एंड इन केस ऑफ ई जहां पे हमारी मिस्टेक हो रही है उस केस में हमारा अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। या क्या हुआ है, हमारा अग्रीमेंट ही वॉइड हुआ है, मतलब ये वॉइड एब इनिशियो था। क्यों? क्योंकि इसमें मीटिंग ऑफ माइंड्स ही नहीं था, है ना, इसमें हमारा मीटिंग ऑफ माइंड्स ही प्रेजेंट नहीं था, तो ये अग्रीमेंट ही वॉइड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं हुआ, अग्रीमेंट ही वॉइड हुआ, वॉइड एब इनिशियो था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वॉइडेबल क्या होता है। वॉइडेबल मतलब कि लिखो पहले से सारे मेरे साथ, एंड agreement which is enforceable at the option of aggrieved party। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे मैं आपको अपने वही अपनी फ्री कंसेंट जिसमें नहीं है उसकी अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, यहाँ पे था हमारे पास फादर जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी सुसाइड वाली, और यहाँ पे था हमारा सन। सन ने क्या बोला था फादर को कि मैं सुसाइड कर लूंगा अगर आपने मेरे को अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं की। तो फादर ने इस जबरदस्ती की वजह से, दबाव में आके, कोर्जन की वजह से क्या किया था, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी। ठीक है, सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी थी दबाव में आके फादर ने, क्योंकि इसने बोला था मैं सुसाइड कर लूंगा। तो इस केस में आपकी जो कंसेंट थी वो फ्री थी? नहीं मैम, कंसेंट फ्री नहीं थी। तो इन्हें हम इस केस में मैंने क्या बोला था, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल होगा। वॉइडेबल मतलब कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड भी हो सकता है, वॉइड भी हो सकता है। वॉइडेबल अब खुद में ही दो वर्ड्स लेके चलता है कि ये आपका कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। ऐसे कैसे मैम, वैलिड भी हो सकता है वॉइड भी हो सकता है, कैसे? अग्रीव्ड पार्टी के ऑप्शन के ऊपर। अब अग्रीव्ड पार्टी क्या होती है? अग्रीव्ड पार्टी मतलब जिसके साथ बुरा किया गया है, जिसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया है, जिसको दबाव में डाला गया है, जिसके साथ फ्रॉड किया गया है, जिसके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, मतलब जिसके साथ बुरा हुआ है, जो दुख में है, जो पीड़ा में है, अपना दुख दर्द पीड़ा वो कोर्ट में लेके जा रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ है भाई, मेरे को जबरदस्ती इसने साइन करवा लिए हैं, अपनी मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लिया है। वो जो हमारी विधवा औरत थी जिसकी मजबूरी का फायदा उठाया गया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया था उसके साथ, उसको बोला गया था कि अगर तूने पेपर पे साइन, अगर तूने बेटे को अडॉप्ट नहीं किया, 13 साल के लड़के को अडॉप्ट नहीं किया, तो तेरे को हम तेरे पति की बॉडी नहीं लेके जाने देंगे। तो उस विधवा की मजबूरी का फायदा उठाया गया था। विधवा बहुत ज्यादा दुखी थी, उसके ऊपर अनड्यू इन्फ्लुएंस किया गया था। तो उस केस में वो विधवा जब कोर्ट में जाएगी तो वो बोलेगी भाई मेरे साथ बुरा हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है। तो वो विधवा के ऑप्शन में ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वैलिड या वॉइड। अगर विधवा को उस वो जो हमारी विडो थी, अगर उसको उस बेटे के साथ लगाव हो जाता, लेट से उसको 13 साल का जो उसने बेटा अडॉप्ट किया था ना, लड़का अडॉप्ट किया था, उसे उसके साथ लगाव हो जाता कि हाँ मेरा बेटा है, चलो उससे मम्मी वाली फीलिंग्स उसके जुड़ जाती। तो उस केस में अगर ये केस जाता भी कोर्ट में, तो वो विडो के हाथ में ऑप्शन था। अगर वो बोलती कि वैलिड कर दो, ठीक है मेरे को भी कोई इतनी दिक्कत नहीं है, अभी ये मैं से मेरा बेटा बन चुका है तो मैं इसे अपने बेटे की तरह रखूंगी, तो उसकी ऑप्शन अगर वो बोलती तो ये कॉन्ट्रैक्ट फिर वैलिड हो जाता। बट अगर वो बोलती नहीं तो फिर ये क्या हो जाता, वॉइड हो जाता। क्या हो जाता, वॉइड हो जाता। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीव्ड पार्टी, अग्रीव्ड पार्टी मतलब जो दुखी है पार्टी, उसके ऑप्शन में हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट या तो वैलिड हो जाएगा या तो वॉइड हो जाएगा। जो हमारी वो अग्रीव्ड पार्टी बोलेगी वही होगा। ठीक है, अगर अग्रीव्ड पार्टी अपना ऑप्शन एक्सरसाइज करेगी तो हमारा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। समझ आया? तो अब वापस आओ यहाँ पे, समझ आई ये वाली पूरी लाइन? ठीक है, तो वॉइड अग्रीमेंट और वॉइडेबल अग्रीमेंट के केस का डिफरेंस क्या है हमारे पास, वॉइड एंड वॉइडेबल का डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों में एक ही वर्ड का डिफरेंस है, ऑप्शन का डिफरेंस है। ऑप्शन का डिफरेंस है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन मिला है। ये स्टार्टिंग से ही वॉइड अग्रीमेंट है, वॉइड एब इनिशियो है। बट अगर इसमें अग्रीव्ड पार्टी ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेती है तो ये क्या हो जाएगा, वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही वैलिड नहीं था। क्या हो जाएगा, वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा हमारा। बट अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करती है तो ये क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ आया? थर्ड इज
थर्ड किया ना हमने अभी। फोर्थ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है हमारा? अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स। अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखो। These contracts cannot be performed because of technical defects. These contracts becomes fully enforceable when the technical defect are removed. अब देखो इसमें एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल से समझो, फिर मैं आपको टेक्स्ट समझाती हूँ। यहाँ पे हमारे पास रमेश, ठीक है। रमेश गया बैंक, ये है हमारा बैंक। क्या गया बैंक करने? बैंक करने वो क्या गया? वो बैंक से लोन लेने गया। लोन लेने गया ₹2 लाख का, ठीक है। बैंक ने बोला हम आपको लोन तो दे देंगे, बट आपको एक गारंटी रखनी पड़ेगी। गारंटी पता ना आपको क्या होता है? कि अगर बाई चांस रमेश कल को लोन के पैसे नहीं पे करता है, तो जिस पर्सन ने उसके बिहाफ पे गारंटी दी है उसे बैंक को पैसे देने पड़ेंगे। तो रमेश ने कहा ठीक है मैं गारंटी रखूंगा। तो रमेश ने किसे गारंटी रखा? अपने भाई महेश को उसने गारंटी में रखा। अपने भाई रमेश को गारंटर बना दिया, ठीक है। अब बैंक वालों ने बोला था, जब रमेश लोन लेने गया था ना, तो बैंक वालों ने क्या बोला था? आपको यू हैव टू अपॉइंट, यू हैव टू मेक गारंटी ऑन लोन अमाउंट एंड शुड सबमिट दैट गारंटी डीड टू बैंक, ठीक है। बैंक ने क्या बोला था? आपको गारंटी रखनी पड़ेगी और वो गारंटी डीड रिटर्न में लाके बैंक को सबमिट करवानी पड़ेगी। अब बेटा देखो ये जो कॉन्ट्रैक्ट बना है ये प्रॉपरली इन्फोर्सेबल है, वैलिड है ये एकदम। कैसे? ये इन्हें दे रहा है, ये इनसे बैंक वालों से ले रहा है लोन, बैंक वाले इसे दे रहे हैं लोन, ये इन्हें रिटर्न उन्हें इंटरेस्ट की पेमेंट करेगा। प्रॉपरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ भी है, सारी एसेंशियल कंडीशंस है हमारी इसमें। इन्फोर्सेबल, लीगल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप भी है, और जो भी उन्होंने कंडीशंस बोलती है वो सारी फुलफिल है हमारी। तो ये प्रॉपरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। बट इसमें केस क्या हो गया, सिचुएशन क्या हो गई इसमें? रमेश ने ये जो गारंटी ली थी ना, महेश की गारंटी ली थी ना, बैंक ने बोला था रिटर्न में लाके हमें आपको हमें सबमिट करना पड़ेगा। बट महेश ने ये ऑरली गारंटी ले ली थी। महेश ने क्या किया था? ये जो गारंटी ली थी ये कैसे ले ली थी? ऑरली ले ली थी गारंटी, और बैंक वालों को ऑरली कन्वे कर दिया था, ठीक है। बाद में रमेश ने क्या किया? ये लोन जो उसे लेना था ना, हाउस बनाने के लिए लेना था, तो बैंक वाले ने बोला पहले हाउस बनाओ फिर उसके बेसिस पे हम आपको लोन देंगे, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन है। रमेश गया, रमेश ने प्रॉपरली घर वगैरह अपना बना लिया, ठीक है। इधर उधर से कर्जा लेके घर बना लिया। फिर वो गया बैंक वालों के पास कि अब मैं बाहर वालों का कर्जा चुका दूं, जिनसे अपने मैंने रिश्तेदारों से पैसे उठाए उनका चुका दूं, और बैंक को इंटरेस्ट देकर रीपे करता रहूंगा इंस्टॉलमेंट में। वो गया बैंक के पास कि मेरा घर बन गया अब मेरे को दे दो पैसे। बैंक कहता है हम आपको पैसे नहीं देंगे। रमेश कहता है भाई ऐसे कैसे नहीं दोगे पैसे? तो फिर रमेश जाता है कोर्ट में ये केस लेके। रमेश बोलता है हमारा एकदम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, अब बैंक वाले मेरे को पैसे देने से मुकर रहे हैं, अब वादा पूरा करवाओ। तो कोर्ट में जब ये केस चल रहा होता है तो बैंक वाले बोलते हैं कि सर हमने, सर नहीं माय लॉर्ड, हमने ये जो कॉन्ट्रैक्ट किया था इसमें कंडीशन थी कि ये जो गारंटी है ये रिटर्न डीड हमें बैंक में सबमिट करवानी पड़ेगी, बट रमेश ने सबमिट नहीं करवाई है। तो कोर्ट ने क्या बोला कि इसमें एक आपका डिफेक्ट है, इस जो कॉन्ट्रैक्ट में सारा वैलिड है, प्रॉपरली वैलिड है, बट इसमें एक टेक्निकल डिफेक्ट है। टेक्निकल डिफेक्ट क्या है? ये जो डीड थी, गारंटी की डीड थी, ये रिटर्न में आपको बैंक को सबमिट करवानी थी, पर आपने सबमिट नहीं करवाई है।
तो जब आप ये टेक्निकल डिफेक्ट रिमूव कर लोगे तब आपका ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल हो जाएगा। फिर मैं देखता हूँ कैसे ये बैंक तेरे को पैसे नहीं देता है, ठीक है। तो ये अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये प्रॉपरली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, सब कुछ सही होता है इसमें, बट इसमें कुछ एक टेक्निकल डिफेक्ट होता है जिसकी वजह से ये इन्फोर्स नहीं हो पाते हैं। तो जैसे ही आप उस टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव कर दोगे ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएंगे, ठीक है। दीज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन नॉट बी परफॉर्म्ड, ये तब तक परफॉर्म नहीं हो जाते हैं क्योंकि इनमें टेक्निकल डिफेक्ट होते हैं, इसलिए हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। बट जैसे ही आप उस टेक्निकल डिफेक्ट को रिमूव कर दोगे जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है ये फुल्ली इन्फोर्सेबल हो जाएगा। अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट भी समझ आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट नहीं अग्रीमेंट लगा लो, इलीगल अग्रीमेंट्स। इलीगल अग्रीमेंट्स, अब इलीगल अग्रीमेंट्स कौन से होते हैं, जिनका बेटा सब्जेक्ट मैटर ही इलीगल होता है। देखो मेरे साथ यहाँ पे, these are the agreements forbidden by law, forbidden by law। ऐसे अग्रीमेंट जो लॉ ने ही फॉरबिड किया हुआ है, फॉरबिड मतलब किसी भी लॉ ने उसे बोला हुआ है कि ऐसे अग्रीमेंट नहीं हो सकते, ये पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा। लेट्स से यहाँ पे एग्जांपल लो, अगर हम एग्जांपल लें तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट की, मैंने जो अग्रीमेंट एंटर किया, कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं ना सकता, मैंने जो अग्रीमेंट एंटर किया ना, रमेश ने अग्रीमेंट एंटर किया महेश के साथ कि मैं तेरे को 2 करोड़ रुपए दूंगा बट तेरे को सीता का मर्डर करना पड़ेगा, तेरे को क्या करना पड़ेगा, सीता का मर्डर करना पड़ेगा। तो ये जो उनकी ऑब्जेक्ट है सीता का मर्डर करना पड़ेगा, क्या ये लॉफुल ऑब्जेक्ट है, नहीं, ये फॉरबिडन बाय लॉ है। हमारे इंडियन पैनल कोड ने बोला हुआ है कि मर्डर करना इज फॉरबिडन बाय लॉ, पनिशेबल ऑफेंस, अगर आप किसी का मर्डर करोगे तो पनिशमेंट मिलेगी आपको। तो ये जो आपने अग्रीमेंट किया ना इसका जो सब्जेक्ट मैटर है वो इलीगल है, फॉरबिडन बाय लॉ है। तो कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट मैटर फॉरबिडन बाय लॉ होता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या, उस अग्रीमेंट को हम क्या कहते हैं, इलीगल अग्रीमेंट कहते हैं। और वो अग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड एब इनिशियो होंगे, वो वॉइड अग्रीमेंट होंगे, वॉइड एब इनिशियो होंगे, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, इलीगल अग्रीमेंट कहेंगे। अगर अब वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, अगर आपके दिमाग में किसी के दिमाग में आ रहा हो कि वॉइड अग्रीमेंट और इलीगल अग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, तो बेटा जी वॉइड अग्रीमेंट मतलब कि ऐसे अग्रीमेंट जो इनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, नॉट इनफोर्सेबल बाय लॉ, बट उसमें कुछ इलीगल नहीं है, बस इनफोर्सेबिलिटी की कंडीशन नहीं वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। या तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होगा, या तो एसेंशियल 10 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन नहीं होगी। बट इलीगल अग्रीमेंट में जो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, जो कंसिडरेशन है वो फॉरबिडन बाय लॉ होती है, वो इलीगल होती है, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस है इलीगल एंड वॉइड अग्रीमेंट में। तो बेटा जी यहाँ से एक लाइन निकल के आती है, ऑल illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal। क्या बोल रहे हैं, क्या सहमत हो आप मेरी इस लाइन से, क्या बोला मैंने कि सारे इलीगल अग्रीमेंट ना वॉइड होते हैं, जितने भी आपके इलीगल एग्रीमेंट होंगे वो वॉइड ही होते हैं, लॉफुल कंसिडरेशन नहीं है, लीगल ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये क्या होते हैं, असेंशियल 10 कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे होते हैं, तो जो असेंशियल 10 कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे होते हैं वो वाले एग्रीमेंट हमारे क्या हो जाते हैं, वॉइड हो जाते हैं, है ना, वॉइड एब इनिशियो हो जाते हैं, वॉइड एग्रीमेंट हो जाते हैं। तो हर एक इलीगल एग्रीमेंट हमारा वॉइड होगा, बट ये जरूरी नहीं है हर एक वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो। मतलब कि अब वॉइड एग्रीमेंट किसी और वजह से भी तो हो सकता है ना, हमारा जो अग्रीमेंट था उसमें जो ऑब्जेक्ट था ना वो इम्पॉसिबल टू परफॉर्म था, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी ना, बारिश नहीं हो सकती, तो ये इलीगल नहीं है बट इम्पॉसिबल टू परफॉर्म है, तो एसेंशियल 10 कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ठीक है। इलीगल नहीं है पर वॉइड है, तो हर इलीगल एग्रीमेंट जरूरी है कि वो वॉइड होगा ही होगा क्योंकि वो एसेंशियल 10 कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा होगा, बट जरूरी नहीं है कि हर वॉइड एग्रीमेंट इलीगल हो। समझ आया, ये आपको एमसीक्यू में स्टेटमेंट बना के पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अग्रीमेंट इज फिफ्थ के बाद सिक्स, अग्रीमेंट्स
expressly declared void। एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कौन से होते हैं, एक बार ऊपर चलना, जो पुरानी क्लास हमारी चली थी, अपने उसमें आओ असेंशियल 10 कंडीशंस में। ये कौन सी एसेंशियल 10 कंडीशन थी हमारी, 9th वाली, अग्रीमेंट शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड। इसमें मैंने आपको बताया था ना कि अग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड कौन से होते हैं, मैंने आपको बोला था ये हम अपने चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमें लॉ ने एक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने एक लिस्ट प्रोवाइड की हुई है, एक नेगेटिव लिस्ट। उन्होंने बोला अगर आप इस टाइप ऑफ अग्रीमेंट्स में एंटर करोगे तो वो आपके अग्रीमेंट, लॉ ने ही बोल दिया है कि वो खुद से स्पेसिफिकली उन्होंने बोल दिया ये वाले अग्रीमेंट वॉइड होंगे। तो अभी हमें वो लिस्ट को डिटेल में डिस्कस करना है। मैंने आपको जस्ट एक एग्जांपल दी थी, वो बॉयफ्रेंड वाली, शादी वाली, भाई वाली, है ना। तो वो एक एग्जांपल थी, वो एक केस था हमारा। अभी हम प्रॉपर एक लिस्ट पढ़ेंगे, जो हमें लिस्ट दे रखी है। कौन से सेक्शन में ये लिस्ट दे रखी है, हमें एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड की एक प्रॉपर लिस्ट दे रखी है। तो हम लिस्ट पढ़ते हैं, सेक्शन छोड़ दो इसको, क्योंकि फिर आप बच्चे वो याद करने में लग जाओगे। जो सेक्शन जरूरी है हम वही लिखेंगे हम यहाँ पे। तो फर्स्ट कंटेंट है उस लिस्ट में, अग्रीमेंट बाय अ माइनर और पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। कोई ऐसा अग्रीमेंट जो आप माइनर के साथ एंटर करते हो या फिर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड के साथ ये कोई अग्रीमेंट एंटर करते हो, तो उस अग्रीमेंट को हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो जाएगा। इसकी एग्जांपल मैंने आपको प्रॉपर्ली दे रखी है फर्स्ट क्लास में कि माइनर के साथ अग्रीमेंट कैसे होगा, अनसाउंड माइंड कौन से पर्सन होते हैं। अनसाउंड माइंड मतलब डजंट मीन कि आपके पागल पर्सन, डजंट मीन लुनाटिक पर्सन। अनसाउंड माइंड पर्सन जो आपकी दो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, कौन सी, एक तो रैशनल डिसीजन लेने की कंडीशन में नहीं है, और दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन समझने की कंडीशन में नहीं है। ठीक है, तो उन पर्सन को हम क्या कहते हैं, अनसाउंड माइंड। ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो ये मैं दोबारा नहीं बताऊंगी अभी। सेकेंड इज अग्रीमेंट ऑफ विच द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। इसका सेक्शन हमें याद रखना है, ये हमें सेक्शन दे रखा है सेक्शन 23। अब मैं आपको इसका डिटेल में मतलब बताती हूँ क्या बोल रहा है। अग्रीमेंट ऑफ विच कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल, ऐसे अग्रीमेंट जिनकी कंसिडरेशन या जिनका ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है, और वो अग्रीमेंट्स हमारे एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होंगे। जब मैं आपको सेक्शन 10 की असेंशियल कंडीशंस पढ़ा रही थी, तो मेरे पास वहां पे एक असेंशियल कंडीशन क्या आई थी, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। एक कंडीशन क्या आई थी, लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था, और मैंने बोला था इसको हम फर्दर चैप्टर में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो अभी वो उसे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लॉफुल कंसिडरेशन। बेटा जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमें लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब नहीं बताया। उन्होंने कुछ चीजें बता दी कि अगर कंसिडरेशन आपकी इस वजह से आ रही है, तो वो कंसिडरेशन आपकी क्या हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी। उन्होंने मुझे लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब बिल्कुल नहीं बताया कि अगर कंसिडरेशन ये होगी वो होगी तो वो लॉफुल होगी। उन्होंने बोला कि अनलॉफुल कंसिडरेशन क्या होगी, हम आपको वो बताते हैं। अगर आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल है तो एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होगा, और अगर आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल नहीं है, मतलब कि लॉफुल है, तो आपका अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, इनफोर्सिबल बाय लॉ हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम सेक्शन 23 में उन्होंने हमें अनलॉफुल कंसिडरेशन का मतलब बताया हुआ है। सेक्शन 23 में हमें अनलॉफुल कंसिडरेशन का मतलब बताया हुआ है। देखो मेरे साथ अनलॉफुल कंसिडरेशन के बारे में। कंसिडरेशन is unlawful if it is, आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल होगी अगर वो कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ है, defeat the provisions
ऑफ, मैं आपको सब ये डिटेल में समझाऊंगी, पहले सारे मेरे साथ इसे लिख लो। प्रोविजन ऑफ एनी लॉ इफ permitted is fraudulent, involves or implies injury to the person or property of another. The court regards agreement immoral. And last is opposed to public policy. अगर ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 कंडीशन होंगी, आपकी कंसिडरेशन होगी, तो आपकी कंसिडरेशन क्या हो जाएगी? अनलॉफुल हो जाएगी और आपका अग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो जाएगा। तो फर्स्ट वन इज कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इफ इट इज फॉरबिडन बाय लॉ। अगर आपकी कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय लॉ है तो उस केस में आपकी कंसिडरेशन क्या हो जाएगी? अनलॉफुल हो जाएगी। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखी थी, यहाँ पे हमारी जो कंसिडरेशन थी सीता का मर्डर करना इज फॉरबिडन बाय लॉ थी, लॉ परमिट नहीं करता है, हमारा इंडियन पैनल कोड इसे परमिट नहीं करता है, तो ये जो हमारी कंसिडरेशन थी ये फॉरबिडन बाय लॉ हो जाएगी। ठीक है, इसके एक और अगर हम एग्जांपल देखना चाहें फॉरबिडन बाय लॉ की, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। केस लॉ ही है, केस लॉ को एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है, ब्रिजमोहन वर्सेस एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी, ये है हमारा केस लॉ। ठीक है, इसको एक एग्जांपल की तरह मैं समझाऊंगी, आपको केस लॉ याद रखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो इसे लिखो ही मत। इसमें क्या हुआ था, हमारी एमपी स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कंपनी थी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। हम अब हर स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी होती है जो स्टेट के अंडर आती है, उसके पास राइट होता है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह, रोड पे चलने के लिए जो आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह लगते हैं वो सब वो इशू करती है हमारी जो ये जो स्टेट गवर्नमेंट की बॉडी होती है, इसके पास ये राइट होता है, गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास ये राइट होता है। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये अपनी अथॉरिटी, अपनी पावर किसी प्राइवेट कंपनी को सेल करती थी। यानी कि अब ये प्राइवेट कंपनी लाइसेंस इशू करती थी, ये प्राइवेट कंपनी रोड ट्रांसपोर्ट, रोड में चलने के लिए लाइसेंस जो भी लगते थे आपके वो इशू करती थी, ये प्राइवेट कंपनी ये सारे काम कर रही थी। अब आपके मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग ये परमिट नहीं है। मोटर व्हीकल एक्ट बोलता है कि जो लाइसेंस वगैरह इशू होंगे ये हमारी स्टेट बॉडी के पास की अथॉरिटी होती है कि वो लाइसेंस इशू ये कर सकती है, बट स्टेट अथॉरिटी ने तो ये प्राइवेट कंपनी को सेल कर दिया और उससे पैसे ले लिए उससे प्राइवेट कंपनी से। तो ये जो आपने अग्रीमेंट किया है ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि इसकी जो कंसिडरेशन है वो अनलॉफुल होगी। अनलॉफुल कैसे हुई? क्योंकि इसकी जो कंसिडरेशन है वो फॉरबिडन बाय आर मोटर व्हीकल एक्ट है, हमारा मोटर व्हीकल एक्ट बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसकी कंसिडरेशन फॉरबिडन बाय मोटर व्हीकल एक्ट है, इसीलिए ये फॉरबिडन बाय लॉ है इसकी कंसिडरेशन। तो अगर फॉरबिडन बाय लॉ अगर हमारी कोई कंसिडरेशन होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? अनलॉफुल कंसिडरेशन कहते हैं। और अनलॉफुल कंसिडरेशन वाले अग्रीमेंट्स वॉइडेबल, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड अग्रीमेंट्स होते हैं। ठीक है, फॉरबिडन बाय लॉ समझ आया। नेक्स्ट है डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ, ऐसे पढ़ो, कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इफ इट डिफीट्स द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ इफ परमिटेड। अगर कोई ऐसी कंसिडरेशन अगर मैं उसे परमिट कर दूंगी ना तो वो किसी भी एक लॉ के प्रोविजंस को डिफीट कर देगा। इसमें अगर हम एग्जांपल लेके चले कैसे होगा, यहाँ पे एग्जांपल हमारी, यहाँ पे ना हमारा एक माइनर था रमेश, ठीक है, इसकी एज थी 17 ईयर्स की।
17 ईयर्स की एज थी रमेश की। ठीक है, इसने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया था, कॉन्ट्रैक्ट नहीं अग्रीमेंट ही बोलो, इसने अग्रीमेंट में एंटर किया था, बैंक के साथ अग्रीमेंट में एंटर किया था। बैंक वालों के साथ इसने अग्रीमेंट क्या किया था कि इसे चाहिए था लोन। इसने बैंक वालों को बोला कि मेरी एज 18 ईयर्स की हो चुकी है, क्योंकि आप अग्रीमेंट मेजर के साथ ही एंटर कर सकते हो, तो इसने बैंक वालों को बोला कि मेरी एज 18 ईयर्स की हो चुकी है। तो बैंक वालों ने मान लिया इस बात पे और अग्रीमेंट में एंटर कर दिए। इसको रमेश को क्या दे दिया उन्होंने, लोन दे दिया, इस बात पे उन्होंने लोन दे दिया। अब लोन जब रीपेमेंट करने की बात आई तो बैंक वाले गए रमेश के साथ पास, भाई हमारा लोन रीपे करो। रमेश कहता काहे का लोन, कहते भाई तू हमसे लोन लेके गया ना, प्रॉपर हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तू अब हमें इंस्टॉलमेंट्स पे करेगा। रमेश कहता भाई कोई मैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ के आया हूँ, कोई भी अग्रीमेंट नहीं, हम कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ हमारे बीच, ये तो अग्रीमेंट ही एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है। बैंक वाले कहते क्यों, कहता मैं हूँ ही 17 साल का, जब आपने मेरे साथ अग्रीमेंट में एंटर किया था ना तब मैं 17 साल का था। तो बैंक वाले जाते हैं केस लेके कोर्ट में, कोर्ट को बोलते हैं कि इसने हमारे साथ किया फ्रॉड। जब ये अग्रीमेंट में हमारे साथ एंटर किया था तब ये था 17 साल का, इसने हमें बोला कि मैं तब था 18 साल का, पर अब ये 18 साल का हो चुका है, तो अब हमें हमारा पैसा वापस चाहिए, आप इसे इन्फोर्स करवाओ। तो कोर्ट बोलेगी मैं इसे इन्फोर्स नहीं करवा सकती। क्यों नहीं करवा सकती, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट आप ये जो रमेश था ये मेजोरिटी अटेन नहीं किया हुआ था, और अगर अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परमिट कर दूं, इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कर दूंगी, तो जो हमारा मेजोरिटी एक्ट है, जो हमारा मेजोरिटी एक्ट है, उस एक्ट की प्रोविजंस डिफीट हो जाएंगी। हमारा मेजोरिटी एक्ट बोलता है कि आपको किसी के भी साथ एंटर करना है तो आपको मेजर होना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना है तो आपको मेजर होना पड़ेगा। तो हमारे मेजोरिटी एक्ट की प्रोविजंस जो है वो डिफीट हो जाएंगी अगर मैंने इस कॉन्ट्रैक्ट को परमिट कर दिया। तो सेकेंड कंडीशन हमारी क्या थी, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ इफ परमिटेड। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसे मैं परमिट कर दूंगी तो उसके बाद वो किसी और लॉ की प्रोविजंस को डिफीट करेगा, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस अग्रीमेंट को हम क्या बोलेंगे, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड बोलेंगे, यानी कि उसकी कंसिडरेशन क्या है, अनलॉफुल है। तो अनलॉफुल कंसिडरेशन वाले अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होते हैं। कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इफ इट इज फ्रॉडुलेंट, अगर हमारी कंसिडरेशन ही फ्रॉड है, जैसे मैंने आपको फ्रॉड वाली एग्जांपल दी थी ना, इसमें वही लेके चलो, बार बार एग्जांपल देने का कोई मतलब नहीं ना बनता। इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, ऐसा अग्रीमेंट आप एंटर कर रहे हो, उस अग्रीमेंट की कंसिडरेशन ऐसी है कि वो कंसिडरेशन में कह रहे हो आपको किसी और की प्रॉपर्टी को इंजर करना, किसी को इंजरी देनी है या किसी और की प्रॉपर्टी को डैमेज करना है। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, रमेश ने एंटर किया महेश के साथ अग्रीमेंट में। रमेश ने महेश को बोला मैं तेरे को 10 लाख रुपीज दूंगा, पर तेरे को इन रिटर्न सीता का एक्सीडेंट करना है ताकि वो हैंडीकैप्ड हो जाए। ठीक है, उसका कुछ पर्सनल मोटिव रहा होगा, उसे सीता को हैंडीकैप बनाना होगा, तो उसने बोला तेरे को सीता का एक्सीडेंट करना है। ठीक है, तो इस केस में ये जो आपका अग्रीमेंट हो रहा है, ये अग्रीमेंट किसी और को इंजरी पहुंचाने के लिए हो रहा है, तो ये इसकी कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी, और अनलॉफुल कंसिडरेशन वाले आपके एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो जाएंगे। जैसे आप टीवी सीरियल्स में नहीं देखते, उसमें भी ऐसा ही होता है ना कि दो अपनी वो वाली बहनें होती हैं, क्या कहते हैं, स्टेप सिस्टर्स होती हैं, ये दो सिस्टर्स होती हैं, सीता और गीता होती है, लेट्स से ये है हमारे पास सीता और ये है हमारे पास गीता, ये दो स्टेप सिस्टर्स होती हैं। तो एक लड़के का रिश्ता आता है, बहुत रिच फैमिली का रिश्ता होता है, ये लड़के का रिश्ता आता है। अब इस लड़के को पसंद होती है, ऑफ कोर्स हीरोइन हमारी सीता पसंद होती है इस लड़के को। ठीक है, तो लड़का बोलता है कि मेरे को सीता के साथ शादी करनी है, बट गीता को हो जाता है कि अब जो मम्मी थी ना, जो मम्मी थी वो थी स्टेप मदर। ठीक है, वो थी हमारी स्टेप मदर। तो उसने वो चाहती थी कि मेरी जो सगी बेटी है गीता का रिश्ता हो, इतने रिच घर में सीता का रिश्ता ना हो। तो इसने क्या किया, इस मम्मी ने बोला एक ट्रक वाले को कि मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगी, पर तेरे को सीता का एक्सीडेंट करना और उसे हैंडीकैप बनाना, उसे मारना नहीं है, जस्ट उसे हैंडीकैप करना, उसकी टांगे टूंगे तोड़ देनी है कि वो व्हील चेयर पे आ जाए, है ना। ऐसे होते हैं ना हमारे टीवी सीरियल्स में सीन होते हैं, पुरानी मूवीज में ऐसे सीन होते थे। तो ये जो उन्होंने ये जो एग्रीमेंट में एंटर किया मम्मी ने और ट्रक वाले ने, जो एग्रीमेंट में एंटर किया है, उसकी कंसिडरेशन है वो किसी को चोट पहुंचाने के लिए, किसी को इंजरी पहुंचाने के लिए, तो ये कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी। एंड ये क्या हो जाएगा आपका,
अनलॉफुल कंसिडरेशन के अग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होते हैं। ठीक है, यहाँ तो किसी पर्सन को इंजरी पहुंचा रहे हो या किसी की प्रॉपर्टी को खराब करने के लिए दे रहे हो, तो उस केस में आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाएगी। कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इफ कोर्ट रिगार्ड अग्रीमेंट इमोरल। अगर कोर्ट कह रहा है कि ये जो अग्रीमेंट है ना ये इमोरल है, तो उस केस में भी आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाएगी, इमोरल। अब इमोरल क्या होता है, और एक आपका आता है अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। एक हो गया हमारा इमोरल और एक हो गया हमारा अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इसको समझते समझते हम अपने 2 पॉइंट कवर कर लेंगे। इमोरल मतलब कि जो हमारे सिद्धांतों के खिलाफ है, मोरालिटी के खिलाफ है, उसे हम कहते हैं इमोरल। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल लो, ये है वाइफ और ये है हस्बैंड। ठीक है, अब ये वाइफ और हस्बैंड जाते हैं सिनेमा में मूवी देखने के लिए। वहां पे एक रैंडम लड़का आता है, बहुत ही रिच गाय है ये हमारा। ठीक है, ये बहुत ही रिच लड़का होता है, इसका नाम है मैकी। ठीक है, कुछ भी नाम हम रख रहे हैं, मैकी नाम रख रहे हैं। ये बहुत रिच गाय है। अब जब ये भी उसी सिनेमा में जाता है मूवी देखने के लिए, मैकी की नजर पड़ती है इस लड़की के ऊपर। ठीक है, अब ये लड़की होती है बहुत ही सुंदर, तो मैकी अब इस लड़की को पाना चाहता है। तो मैकी देखता है कि ये तो अपने हस्बैंड के साथ आई हुई है, तो मैकी इसके हस्बैंड के पास जाता है, मतलब ये दोनों ही खड़े होते हैं, इन दोनों के पास जाता है और इसके हस्बैंड को बोलता है कि मैं तेरे को मुंह मांगी कीमत दूंगा, मतलब तू जितने पैसे कहेगा मैं तेरे को उतने पैसे दे दूंगा, अपनी आधी प्रॉपर्टी तेरे नाम पे कर दूंगा, बट तेरे को अपनी वाइफ को एक रात के लिए, वो 1 नाइट, मुझे मेरे साथ भेजना पड़ेगा। मैकी ने ऐसा बोला उसे। उसके हस्बैंड ने क्या किया, ठीक है मेरे को चाहिए 5 करोड़ रुपए। उसके हस्बैंड ने क्या मांगे, 5 करोड़ रुपए उसके हस्बैंड ने मांगे मैकी से। ठीक है, मैकी ने उसी टाइम 5 करोड़ रुपए उसे दे दिए। उसके बाद उसके हस्बैंड ने बोला ठीक है कल रात को मैं अपनी वाइफ से लेकर भेज दूंगा। अब ये 5 करोड़ रुपए लेके हस्बैंड और वाइफ दोनों आउट ऑफ इंडिया चले गए। ठीक है, 5 करोड़ रुपए लेके हस्बैंड और वाइफ दोनों आउट ऑफ इंडिया चले गए, मैकी की नजर में ही नहीं आए। अब मैकी अगर जाएगा कोर्ट में, तो क्या ये इनफोर्सेबल बाय लॉ हो पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि जो इसकी कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन इमोरल थी, मॉरल नहीं थी, है ना। क्या थी कंसिडरेशन, उसको अपनी वाइफ को देना था 1 नाइट के लिए, तो ये इमोरल था कंसिडरेशन। कोर्ट की नजरों में ये इमोरल थी, दुनिया की नजरों में ये इमोरल थी। ठीक है, हमारे सिद्धांतों के खिलाफ थी। तो ये जो इमोरल कंसिडरेशन वाले आपकी कंसिडरेशन जब इमोरल होती है तो उसे हम अनलॉफुल कंसिडरेशन कहते हैं। और अनलॉफुल कंसिडरेशन वाले एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होते हैं, मतलब लॉ की नजरों में ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। दैट इज इमोरलिटी वाला केस। ये कौन सा केस था आपका, इमोरलिटी वाला केस था। अगर नेक्स्ट देखें हम अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में क्या होता है, अब इसमें समझो, अगर यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल ही देती हूँ वो वाली, ट्रेडिंग विद एनिमी, है ना। ये देखो, ये है हमारी इंडियन कंपनी और ये है हमारी पाकिस्तान की कंपनी। ठीक है, ये 2 कंपनियां हमारे पास, एक है हमारे पास इंडियन कंपनी और एक है हमारे पास पाकिस्तान की कंपनी। हमारा अग्रीमेंट हो रखा था कि, अरे यार, पाकिस्तान की कंपनी इंडियन कंपनी को देगी टायर्स, एंड इन रिटर्न इंडियन कंपनी पाकिस्तान की कंपनी को देगी 2 करोड़। ठीक है, यहाँ पे 200 करोड़ लगा लो, इन रिटर्न पाकिस्तान की कंपनी इंडियन कंपनी को देगी 200 करोड़। ठीक है, ये अग्रीमेंट हो रखा था। अब पाकिस्तान हमारा है एनिमी। लेट्स से जब ये अग्रीमेंट हुआ उस टाइम पे हमारी वॉर चल रही थी, तो पाकिस्तान था हमारा एनिमी, एलियन एनिमी हो गया ना। अब आपने ये जो अग्रीमेंट में एंटर किया है ये अपोज टू पब्लिक पॉलिसी है ना। आप हमारे दुश्मन को पैसे दे रहे हो वॉर के टाइम पे, तो ये हमारा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी होगा, तो ये कंसिडरेशन भी क्या हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी। समझ आया इमोरल में एंड अपोज टू पब्लिक पॉलिसी में डिफरेंस। ठीक है, सिंपल था। जिसको ये एग्जाम्पल ड्रॉ करनी है तो साफ सुथरी बना के ड्रॉ कर लेना। ठीक है, क्योंकि सिंपल सिंपल सी एग्जांपल थी, मैंने पहले भी दे रखी हुई थी सारी एग्जांपल्स, तो इसलिए मैंने प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं करवाई है एग्जांपल्स। इफ यू वांट कि हाँ हमें बाद में जरूरत पड़ेगी इस एग्जांपल की, आपको लगता है, तो आप ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सेक्शन 23 खत्म होता है। सेक्शन 23 क्या बोलता है, अगर आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल है
तो उस केस में आपका एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होगा। पर अनलॉफुल कंसिडरेशन का मतलब हमें सेक्शन 23 में दे रखा है। सेक्शन 23 ने बोला अगर आपकी कंसिडरेशन में ये सब चीजें होंगी तो आपकी कंसिडरेशन क्या हो जाएगी, अनलॉफुल हो जाएगी। कौन सी चीजें थी, आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाएगी अगर वो फॉरबिडन बाय लॉ होगी, अगर हम उसे परमिट करेंगे तो वो किसी लॉ के प्रोविजंस को डिफीट करेगी, अगर वो फ्रॉडुलेंट होगी, अगर वो कंसिडरेशन की वजह से किसी को नुकसान होगा, इंजरी होगी या किसी की प्रॉपर्टी खराब होगी, अगर कोर्ट उसे इमोरल मानता है उस कंसिडरेशन को, या फिर वो कंसिडरेशन अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी है, तो उस केस में आपकी कंसिडरेशन अनलॉफुल हो जाएगी और अनलॉफुल कंसिडरेशन वाले एग्रीमेंट्स एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो जाएगा हमारा। समझ आया? अब अनलॉफुल कंसिडरेशन भी ऊपर से भी क्लियर हो गया सेक्शन 10 से। अनलॉफुल कंसिडरेशन तो सारे बच्चे वहां पे जाके लिख लेंगे सेक्शन 23, ठीक है। रेफर चैप्टर टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे लिख ले सारे बच्चे ऊपर जाके। नेक्स्ट, एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड में हमने 2 पॉइंट्स पढ़ लिए हैं। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा, कौन से एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वर्ड होते हैं? अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, ये मैंने आपको एग्जांपल दी थी, वो बॉयफ्रेंड वाली, भाई और बॉयफ्रेंड होते हैं, भाई पैसे देता बॉयफ्रेंड को, है ना, वही सेम एग्जांपल इसमें आएगी। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, अगर आप किसी को मैरिज करने से रोक रहे हो तो वो अग्रीमेंट, अगर आप ऐसा एग्रीमेंट एंटर कर रहे हो जिसमें आप किसी को मैरिज करने से रोक रहे हो, तो वो अग्रीमेंट आपकी क्या हो जाएंगे, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो जाएंगे। फोर्थ वन इज, अच्छा इसमें ना एक एक्सेप्शन है बेटा, इसमें क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है इसमें, agreement in restraint of marriage of minor is valid। अगर आप अग्रीमेंट कर रहे हो जिससे आप माइनर की शादी को रोक रहे हो तो वो क्या हो जाएगी, वैलिड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि माइनर की शादी करना लॉ ने परमिट नहीं किया हुआ है, लॉ ने बोला हुआ है कि माइनर की शादी नहीं हो सकती है। तो अगर आप अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हो जिसकी वजह से आप माइनर की शादी को रोक रहे हो, तो वो भले अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज है पर वो क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा। ठीक है, जो मैंने भाई वाली एग्जाम्पल ली थी, अगर आप उसमें लड़की को माइनर बना दोगे तो अग्रीमेंट वैलिड हो जाएगा, अगर लड़की मेजर है तो वो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो जाएगा। फोर्थ वन इज अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। एक्सेप्शन लिखो साथ में, फिर मैं समझाऊंगी। सेलर सेल्स गुडविल ऑफ बिजनेस, restrict outgoing partner restrict existing partner restrict employer restrict employee। ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस। एक एक वर्ड का मतलब हम समझेंगे। अगर आप अग्रीमेंट कर रहे हो, रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, किसी को लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस करने से रोक रहे हो, तो सबसे पहले तो बेटा इसमें आ रहा है लॉफुल। लॉ पहले तो समझो, अगर आप किसी को प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस कैरी ऑन करने से रोक रहे हो तो वो आपका एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो जाएगा।
मैं ना कोचिंग क्लासेस लेती थी, कोचिंग क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। श्याम नगर में मैं कोचिंग क्लासेस लेती हूँ, ठीक है। बहुत बड़ी कोचिंग क्लासेस है मेरी। मैं सीएमए की सारी फैसिलिटीज मेरे पास है। सीएमए का हर टाइप का, आपको फाउंडेशन, इंटर, फाइनल, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है आपको, +1 +2 कॉमर्स से रिलेटेड सारा कुछ हमारे पास है, ठीक है। अपने इसके कोचिंग क्लासेस के पास है हमारा। अब क्या हुआ, मेरे सामने एक और दवे कोचिंग क्लासेस खुल गई। मेरे सामने एक दवे कोचिंग क्लासेस खुल रही है, वो भी सीएमए की सारी तरह की चीजें लेके आई है, फाइनल, इंटर एंड फाउंडेशन के लिए। मैंने कहा, मैं गई दवे कोचिंग क्लासेस के पास। मैंने बोला, बेटा देख, मेरी मार्केट में गुडविल बन रखी हुई है, ठीक है। मेरे को सब लोग जानते हैं, सबको पता है कि मैं पढ़ाती हूँ और बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मेरा बच्चा बहुत ज्यादा है मेरे पास। तो तू एक तो गलती कर रहा है मेरे सामने खोल के, क्योंकि तेरे पास कोई आएगा नहीं। बट तेरे आने से मेरे को कोई ज्यादा इफेक्ट होगा भी नहीं, थोड़ा 1-2% का इफेक्ट होगा, क्योंकि नई कोचिंग क्लासेस खुली है, बच्चा ट्राई करना चाहेगा। तो मेरी जो 1-2% की तो सेल लेके जा रहा है ना, क्यों मेरी 1-2% की तो सेल खराब कर रहा है? तो एक काम कर, मैं तेरे को पैसे देता हूँ, तू यहाँ से लेके जा कहीं और अपनी दुकान खोल ले। मैं तेरे को दे रही हूँ 2 करोड़ रुपए, ठीक है। और तू यहाँ पे अपना कोचिंग क्लासेस नहीं लगाएगी। दवे कोचिंग क्लासेस ने क्या किया, यहाँ मेरे 2 करोड़ रुपए भी लिए, और उसी 2 करोड़ से अपनी और आलीशान बिल्डिंग बना ली, ठीक है। मेरे से 2 करोड़ ले लिए और उसी 2 करोड़ से अपनी एकदम बढ़िया शानदार आलीशान बिल्डिंग बना ली मेरे सामने अपनी कोचिंग क्लासेस की। अब अगर मैं इसे कोर्ट में लेके जाऊंगी ना, तो ये वैलिड ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी कंसिडरेशन है वो इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है। मैं किसी को ट्रेड करने से, मैं किसी को बिजनेस करने से, मैं किसी को प्रोफेशन करने से रोक रही हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो जाएगा ये एग्रीमेंट। अब बेटा जी, यहाँ पे वर्ड था लॉफुल। जो आप प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस कर रहे हो ना, वो लॉफुल होना चाहिए। अब ये जो थी, ये लॉफुल बिजनेस कर रही थी। बट वहीं अगर आप दूसरी एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे है मेरी कोचिंग क्लासेस, ठीक है। यहाँ पे है मेरी कोचिंग क्लासेस। मेरे सामने ना एक ड्रग्स बेचने वाली शॉप खुल रही थी, ठीक है। तो मैंने कहा, मैं इसके पास गई, मैंने बोला, बेटा देख, मेरे पास ना छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यंग एज के बच्चे हैं। यंग एज के बच्चे बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत बच्चा मेरे पास पढ़ने आता है। तो तू मेरे सामने ड्रग की शॉप खोल रहा है, बच्चे को थोड़ा भी डिस्ट्रैक्शन हुआ, बच्चे को थोड़ा भी स्ट्रेस हुआ, वो उठ के तेरे पास आएगा, क्योंकि उसे होगा कि चल ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता स्ट्रेस मेरा दूर हो जाए। तो बहुत बच्चा गलत लत में लग सकता है। तो मैंने उसे बोला, भाई देख, तू यहाँ तो दुकान नहीं लगा सकता, तू मेरे से ले जा, 10 लाख रुपए ले जा, पर तू यहाँ पे दुकान नहीं लगा सकता, ठीक है। तो अब मैं इसे ट्रेड करने से तो रोक रही हूँ, ये ड्रग शॉप वाले को ट्रेड करने से तो रोक रही हूँ, बट जो इसका बिजनेस था, जो इसका ट्रेड था ना, वो लॉफुल नहीं था, वो अनलॉफुल था। तो अब मैं ये कल को, अगर वो मेरे पैसे लेके अपनी दुकान और बड़ी करने की सोचता है ना, तो मैं ये इसे कोर्ट में लेके जा सकती हूँ, मैं कोर्ट में जाके बोल सकती हूँ कि ये अनलॉफुल, और ये कोर्ट बोलेगा वैलिड है, क्योंकि ये अनलॉफुल बिजनेस कर रहा था, लॉफुल बिजनेस नहीं था इसका। तो इसलिए मैंने ये रोकने की कोशिश की है, तो कोर्ट इसे सही बोलेगा और इसे यहाँ से दुकान हटानी ही पड़ेगी। समझ आया? लॉफुल वर्ड को ध्यान में रखना बच्चे, जब आप लॉ पढ़ रहे हो ना, तो आपको एक एक वर्ड को गहराई से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस, अगर आप लॉफुल ट्रेड, बिजनेस या प्रोफेशन करने से रोक रहे हो, तो वो आपका एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होगा, बट अनलॉफुल वाला नहीं होगा। अब इसमें है कुछ एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन मतलब कि इन 4 केसेस में अगर आपका अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है भी, तो भी आपका वो जो अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है वो वैलिड माना जाएगा। कौन से 4 केसेस हैं? इफ सेलर सेल्स गुडविल ऑफ बिजनेस, अगर हमारे सेलर ने गुडविल ऑफ बिजनेस सेल कर दी है, ठीक है। मेरी कोचिंग क्लासेस थी, ओके। मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस किसको बेच दी? दवे कोचिंग को मैंने अपनी कोचिंग क्लासेस बेच दी, अपनी गुडविल भी बेच दी। मतलब मेरे पास जितना भी टीचर था, जिनकी मार्केट में वैल्यू बन रखी थी, मैंने वो बेच दिया। मैंने इस दवे कोचिंग क्लासेस की एडवर्टीजमेंट खुद से की, ठीक है, कि इन्हें मैंने अपना सब कुछ बेच दिया है, अब ये एकदम प्रॉपरली, एकदम सही बिजनेस स्टार्ट करेंगे। मैंने अपनी गुडविल तक इस बिजनेस को बेच दी है, ठीक है। अगर इन केस आप अपनी गुडविल बेच देते हो किसी बिजनेस को, तो उस केस में आप अगर उनके ऊपर रिस्ट्रेंट लगा रहे हो, अब मैंने अपनी गुडविल दे दी ना, इसे मुझे पैसों की जरूरत होगी, मैंने इसे अपनी गुडविल बेच दी, जितनी भी मेरी मार्केट में गुडविल थी मैंने इसे बेच दी। अब मैंने अगर अपनी गुडविल बेच दी है, मतलब मैंने इसकी एडवर्टीजमेंट खुद से करी है, तो बच्चा जाएगा ना नवी कोचिंग क्लासेस में पढ़ने के लिए, बिल्कुल सही बात है, बच्चा तो जाएगा।
तो अगर ये एकदम मेरे सामने खुल जाएगी तो मेरी तो सेल्स एकदम से मर ही जाएंगी, बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगी। तो अगर मैं इस केस में, जब मैंने अपनी गुडविल ही बेच दी हुई है, इस केस में अगर मैं इसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा रही हूँ कि तू बिजनेस नहीं कर सकता है, तो इस केस में ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो वैलिड हो जाएगी। अब अगर मैं इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दूं कि तू बिजनेस नहीं कर सकता है, ये वाला सेम बिजनेस कर ही नहीं सकता है, तो भाई उसने इतनी महंगी गुडविल खरीदी क्यों है? तो रेस्ट्रिक्शन कुछ हद तक सही है। रेस्ट्रिक्शन आप विद इन स्पेसिफाइड लिमिट लगा सकते हो एंड एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम में लगा सकते हो। स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। यानी कि आप उसे अगर ऐसा बोलोगे कि अगले 5 साल तक तू मेरे एरिया के 10 किलोमीटर तक दुकान अपनी कोचिंग क्लासेस, 10 नहीं चलो 20 लगा लो, अगले 5 साल तक तू 20 किलोमीटर एरिया तक अपनी कोचिंग क्लासेस नहीं खोल सकता है, तो ये जो रिस्ट्रेंट आपने अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड किया ना, ये वैलिड होगा। क्यों वैलिड होगा? क्योंकि मैंने इसमें अपनी गुडविल सेल की है, और जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है वो स्पेसिफाइड लिमिट एंड स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर लगाई है। अगर मैं उसे बोल दूंगी कि भाई तू मेरे 500 किलोमीटर तक दुकान अपनी कोचिंग क्लासेस नहीं खोल सकता है, तो क्या ये सही लिमिट है? क्या ये सही रेस्ट्रिक्शन है? नहीं भाई, 500 किलोमीटर कितना होता है? ऐसा तो नहीं मैंने तेरी गुडविल क्यों ली है क्योंकि तेरे 500 किलोमीटर के एरिया में ही तेरी गुडविल बनी होगी, तो मैं उसमें ही तो अपना काम करना चाहता हूँ, इससे तो मैंने इतनी महंगी गुडविल खरीदी है। तो 500 किलोमीटर इज नॉट अ जस्टिफाइबल बाउंड्री। अगर आपने जो स्पेसिफाइड लिमिट बोली है वो जस्टिफाइबल है तो ही आपका वो वैलिड होगा, नहीं तो इनवैलिड हो जाएगा। और जो आपका टाइम फ्रेम है वो भी होना चाहिए। 5 साल तक ठीक है, 5 साल के अंदर अंदर तो अपने दोबारा बिजनेस बना रहे, अगर तो बोलेगा सारी जिंदगी ही नहीं करना है तो दैट इज नॉट वैलिड ना। ठीक है, तो समझ आया। अगर सेलर ने अपनी गुडविल ही बायर को सेल कर दी है तो उस केस में वो रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है, बट रिस्ट्रिक्शन टू द एक्सटेंट कितना, कितना एक्सटेंट तक रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है? विद इन स्पेसिफाइड टाइम, विद इन स्पेसिफाइड लिमिट एंड स्पेसिफाइड टाइम। समझ आया? ये पांचों के, ये चारों केसेस में ये चीज का आप ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्ट आउटगोइंग पार्टनर। अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है, लेट्स से मेरी पार्टनरशिप सीए फर्म है, तो इस केस में मेरे चार पार्टनर थे, 1 2 3 एंड 4, ये चार पार्टनर थे मेरे सीए फर्म में। ठीक है, अब मैंने अपना सारा बिजनेस हर पार्टनर को करना सिखाया होगा, तो मैंने क्या रेस्ट्रिक्शन लगाई है अपने सारे पार्टनर्स के ऊपर कि अगर आप हमारा पार्टनरशिप छोड़ के जाते हो, पार्टनरशिप छोड़ के जा रहे हो, तो उस केस में आप मेरे जैसा सेम बिजनेस 20 किलोमीटर के अंदर नहीं लगा सकते हो अगले 4 साल के लिए। ठीक है, तो दैट इज वैलिड। मैंने स्पेसिफाइड लिमिट बोली है और स्पेसिफाइड टाइम बोला है। ठीक है, रीजनेबल लिमिट एंड रीजनेबल टाइम मिला है, तो दैट इज ओके। क्योंकि भाई आप मेरा ही बिजनेस सीख के मेरे ही कंपटीशन में बैठ जाओगे तो इतनी भी नाइंसाफी नहीं ना कर सकता लॉ किसी के साथ। ये हो गई आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर रेस्ट्रिक्शन अगर आप ला रहे हो। तो इसी तरह से आप एग्जिस्टिंग पार्टनर के ऊपर भी रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। इसी तरह से हम एग्जिस्टिंग पार्टनर के ऊपर भी ये रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, जो अभी भले मेरे पास जा नहीं रहे हैं तो मेरी फर्म में है, तो मैं उन्हें बोल सकती हूँ ना कि भाई मेरे साथ पार्टनरशिप में हो, आप ऐसे ही सेम बिजनेस नहीं खोलोगे। लेट्स से सीए फर्म में मेरे साथ पार्टनर था, उसने अपनी भी सीए फर्म खोल ली, मेरे एक दिन सामने से मेरे अपनी सीए फर्म खोल ली। मैं जो भी कर रही हूँ ना भाई, मेरे पास जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आ रहे थे, मेरे पास कोई टैक्स ऑडिट आ रहा था, तो ये क्या कर रहा था, वो बंदा आता था मेरे पास टैक्स ऑडिट लेके, मैं चोरी चोरी ये टैक्स ऑडिट अपनी फर्म में ले जाती थी, उस बंदे को पहुंचने ही नहीं देती थी, मैं बोलती थी भाई तो इस फर्म से करवा, तो मेरी सेल्स भाई अपनी प्राइवेट फर्म में लेके जा रहा है। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग पार्टनर के ऊपर भी आप ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो, आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर भी आप ये रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो। नेक्स्ट इज अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है, अगर कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाता है ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, इसे याद रखना, ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, जब आप एम्प्लॉयमेंट छोड़ के जा रहे हो उस केस में रेस्ट्रिक्शन लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई एम्प्लॉयर था, कोई एम्प्लॉई था, वो आपके बिजनेस छोड़ के जा रहा है, तो उसके ऊपर आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो। बट आप ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि स्पेसिफाइड लिमिट एंड स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम के अंदर तू मेरे कंपटीशन में नहीं खोल सकता अपना बिजनेस ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट।
स्पेसिफाइड टाइम फ्रेम बता दिया उसने ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट, कि जब तक तुम मेरे पास एम्प्लॉई है तो इस 20 किलोमीटर के अंदर अंदर अपना सेपरेट बिजनेस नहीं खोल सकता है। ठीक है, समझ आया। वो अलग बात है कि आप बिजनेस 20 किलोमीटर के अंदर ना खोलो, 21वें किलोमीटर पे आप अपनी दुकान खोल ले हमारा एम्प्लॉय, तो एक एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयमेंट के अंदर, तो बाद में एम्प्लॉयर आपको कुछ कहेगा तो नहीं, पर आपको जीने भी नहीं देगा, वो तो अलग बातें हैं। ठीक है, समझ आया आपको। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या होता है और उसकी हमने स्पेसिफाइड वो भी समझ ली। जितने भी हमारे पास एक्सेप्शंस भी हैं, क्या क्या एक्सेप्शन है हमारे पास इसमें। अगर सेलर गुडविल सेल कर देता है तो उस केस में वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। अगर आउटगोइंग पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओ तो वैलिड है, एग्जिस्टिंग पार्टनर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाओ तो वैलिड है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए ड्यूरिंग द एम्प्लॉयमेंट तो भी वो क्या है, वैलिड है। समझ आया। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज, कौन सा अग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होगा। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स, तो ये वाले अग्रीमेंट भी आपके क्या हो जाएंगे, वॉइड हो जाएंगे। पहले लिखो इसमें हमें क्या लिखना है। अगर आप अग्रीमेंट कर रहे हो एब्सोल्यूटली restricts the party from enforcing his rights, limits the time within which he may enforce his rights, third one is discharge any party from his liability so as to restrict any party from enforcing his rights। क्या, अब इसमें समझो इसमें क्या बात हो रही है। इसमें बोल रहे हैं अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग अगर आप कर रहे हो, अगर आप ऐसा अग्रीमेंट कर रहे हो जिसमें आप किसी पर्सन को लीगल प्रोसीडिंग करने से रिस्ट्रेंट कर रहे हो। ठीक है, ये देखो मैंने अगर ऐसा अग्रीमेंट किया, मैं ना सड़क पे जा रही थी, गाड़ी चला रही थी, फास्ट फास्ट सलमान खान स्टाइल में मैं गाड़ी चला रही थी, भगा रही थी। मैंने क्या किया, गाड़ी चलाते चलाते यहाँ पे एक पर्सन आया, ये मैं गाड़ी चला रही हूँ, एक पर्सन आया, उस पर्सन को मैंने ठोक दिया, उड़ा दिया, उसको बड़ी इंजरी वगैरह हुई, मैं फटाफट उसे उठाया, पर मैंने वो काम नहीं किया, मैं भागी नहीं, मैंने उस पर्सन को उठाया, मैं उस पर्सन को हॉस्पिटल लेके गई, प्रॉपर जिसका ट्रीटमेंट करवाया। देन मैंने बोला भाई देख मेरे से ना गलती से हो गया, ये रख पैसे, तेरा सारा इलाज भी मैंने करवा दिया है, ऊपर से तेरे जितने भी पैसे, अभी के लिए सारा इलाज मैंने करवा दिया है, ऊपर से जब तक तू चल नहीं पा रहा है, तेरी टांगों में फ्रैक्चर आया, जब तक तू चल नहीं पा रहा है, उसके लिए तेरा नुकसान ना हो, मैं तेरे को पैसे भी दे रही हूँ 10 लाख रुपए, पर प्लीज केस मत करियो। ठीक है, तो मैंने ये जो अग्रीमेंट किया है इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग किया ना, मैं इस बंदे को रोक रही हूँ अपना हक एक्सरसाइज करने से, तो ये जो अग्रीमेंट क्या हो जाएगा, ये अग्रीमेंट हो जाएगा हमारा एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो जाएगा। अब इसमें भी केसेस हैं जिसको आपको ध्यान से समझना है। अब अगर मैंने ये जो अग्रीमेंट किया है ना, अब मैंने अगर इस अग्रीमेंट में बोला होता कि भाई देख अगर तेरे को केस करना भी है ना तो ये रख पैसे, चलो ये वाले एग्जांपल छोड़ो, नई एग्जांपल लेते हैं, ये एक एग्जांपल होगी, नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, वो आप ज्यादा रिलेट कर पाओगे। इसमें क्या होता है, इस एग्जांपल में मेरी कंपनी है, ठीक है, XYZ लिमिटेड, और एक ये दूसरी कंपनी है VYZ लिमिटेड। ठीक है, ये दो कंपनीज हैं।
ये एक मेरी कंपनी है, ये किसी और की कंपनी है, मैंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, ठीक है, कि मुझे इनको क्या देने थे, एप्पल्स देने थे। अब मैंने इन्हें एप्पल्स नहीं सेल किए। पहले ये सोचो, मैंने इनके साथ ना कांटेक्ट किया, मुझे इन्हें एप्पल्स सेल करने थे, पर जब मैंने ये कांटेक्ट किया ना, तब मैंने बोला कि जब हम कांटेक्ट कर रहे थे तो उसमें हमने टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाई की थी प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट में। तो उन टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा था, अगर कल को कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, ब्रीच मैंने आपको मतलब समझाया था, नॉर्मल सा मतलब क्या होता है, बाद में हम डिटेल में समझेंगे ब्रीच का मतलब। ब्रीच का मतलब अभी के लिए आप ऐसा समझो, कोई ऐसा अग्रीमेंट, सॉरी, ब्रीच करना मतलब कि मैं अग्रीमेंट को पूरा नहीं कर रही, अग्रीमेंट तोड़ रही हूँ। तो अगर इस टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा था, अगर आप ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस केस में आप कोर्ट जा, आप मतलब लीगल प्रोसीडिंग तो कर सकते हो, पर आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप ट्रिब्यूनल में जा सकते हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में मतलब समझाए थे ट्रिब्यूनल वगैरह के, यहाँ तो आप ट्रिब्यूनल में चले जाओ, या फिर आप आर्बिट्रेशन में चले जाओ, ठीक है, पर कोर्ट में नहीं जा सकते दोनों पार्टीज में से कोई भी, क्योंकि कोर्ट के बड़े झंझट हो जाते हैं, तरीकों पे तरीके डलती है। तो हम या तो ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, या तो आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं, कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है, मैंने ये कंडीशन लगा दी थी। अब बेटा देखो, अब अगर आप इसे देखोगे तो आप कहोगे कि ये जो आपने कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया ना, ये जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है, इस कॉन्ट्रैक्ट में आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो, लीगल प्रोसीडिंग में रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हो। आप ऐसा कहोगे ना, तो आप बोलोगे कि मैम एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड है। तो नहीं बेटा जी, ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं है। जिसपे बच्चे को ऐसे लग रहा है, तो बेटा जी ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं है। क्यों नहीं है ये एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड? क्योंकि भले हम इसमें रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, बट एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। क्या नहीं लगा रहे हैं? एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, वर्ड याद रखना, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन हम नहीं लगा रहे हैं। एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या होता है? मैंने आपको एब्सोल्युटली नहीं बोला कि आपको लीगल प्रोसीडिंग करनी नहीं है, मैंने जस्ट इतना बोला कि आप कोर्ट में लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो। आप ट्राइब्यूनल लेके जाओ केस, आर्बिट्रेशन लेके जाओ केस, बट कोर्ट नहीं लेके जा सकते। ऊपर वाले केस में मैंने एब्सोल्यूट लीगल रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। मैंने बोला था भाई तू ये केस लेके जाएगा ही नहीं, कहाँ कहीं पे भी तू पैसे रख ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या थी मेरी, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी मैंने इस केस में। बट यहाँ पे मैंने एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई है, मैंने बस इतना बोला कि आप कोर्ट नहीं लेके जा सकते। तो इस केस में आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो वैलिड हो जाएगा, एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड नहीं होगा। देखो, एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट्स द पार्टी फ्रॉम इन्फोर्सिंग हिज राइट। अगर आप पार्टी को एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट करते हो उसके राइट इन्फोर्स करने के लिए, उस केस में ये आपका एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड होगा। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसमें इसी इसी केस में अपना कंपनी वाला जो है, इसके टर्म्स एंड कंडीशन में मैं ऐसा लिख देती कि अग्रीमेंट में, सॉरी, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद, एक बार आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के बाद 2 मंथ्स, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करना छोड़ो, ऐसे लिखो, माल सप्लाई होने के बाद, आफ्टर सप्लाइंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट सप्लाई होने के 2 भी नहीं, 1 महीने के अंदर अंदर आप कंप्लेंट कर सकते हो, उसके बाद आप कंप्लेंट नहीं कर सकते हो, ठीक है। कि जैसे ही आपको आपका प्रोडक्ट सप्लाई हुआ, उसके जस्ट 1 महीने के अंदर अंदर आप लीगल प्रोसीडिंग कर सकते हो, उसके बाद आप लीगल प्रोसीडिंग नहीं कर सकते हो। तो मैंने ये कंडीशन इस बार अपने अग्रीमेंट में रख दी, जब मैंने अपना अग्रीमेंट एंटर किया तो ये कंडीशन मैंने इस बार रख दी। तो अब क्या हुआ, XYZ ने ना जो एप्पल सप्लाई किए ना, वो एप्पल्स थे खराब, बहुत ज्यादा सप्लाई एप्पल किए थे, मतलब गोडाउन भर के एप्पल थे वो। तो उसमें से कुछ एप्पल्स थे जो हमारे थे खराब। अब जब एप्पल्स आए तो BYZ लिमिटेड उसी टाइम पे एप्पल्स तो नहीं देख सकती है, उसे टाइम लगेगा ना, धीरे धीरे जैसे वो यूज करेगी, एप्पल आइसक्रीम लेट से ये बनाते हैं, तो जैसे जैसे वो यूज करेगी उसे पता चलेगा। तो उसमें से कुछ एप्पल्स थे खराब, तो BYZ को नहीं पता चल पाया, तो हमने रेस्ट्रिक्शन लगा दी, 1 मंथ की रेस्ट्रिक्शन। अब 1 मंथ के बाद तो भाई वो केस भी नहीं कर सकता है, उसे 1 मंथ बाद लेट से पता चला कि एप्पल खराब है, तो 1 मंथ के बाद तो वो केस ही नहीं कर सकता है। तो अगर आप ऐसी रेस्ट्रिक्शन रख रहे हो, ये भी लीगल प्रोसीडिंग को लेके रेस्ट्रिक्शन है, अगर आप उस उसको अपना राइट इन्फोर्स करने की टाइम फ्रेम में रिस्ट्रिक्शन रख रहे हो ना, तो उस केस में आपका एग्रीमेंट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। आपको टाइम फ्रेम नहीं रखना है, अपना लीगल प्रोसीडिंग एक्सरसाइज करने का कोई टाइम फ्रेम नहीं होगा। लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे इन्फोर्स हिज राइट। अगर आप किसी का टाइम लिमिट कर दोगे जिसके अंदर अंदर वो अपना राइट इन्फोर्स कर सकता है, तो वो वाला अग्रीमेंट भी आपका एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वॉइड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
डिस्चार्ज एनी पार्टी फ्रॉम हिज लाइबिलिटी। देखो अब इसमें क्या हुआ, इसी अग्रीमेंट में, इसी एग्रीमेंट को और एक्सपेंड करते हैं। इसमें मैंने क्या किया था, BYZ लिमिटेड ने ना गारंटी रखी थी। अब मैंने कंपनी ने एप्पल सेल किए हैं BYZ लिमिटेड को, तो मेरे को गारंटी चाहिए ना कि मेरे को ये पैसे देगा कि नहीं देगा, क्योंकि पैसे मिलते हैं बाद में। हमारा अग्रीमेंट ऐसा था कि 2 महीने बाद पैसे मिलेंगे, तो मैंने कहा भाई मेरे को गारंटी तो चाहिए, ऐसे कैसे दे दूं। तो इसने सी लिमिटेड की गारंटी दी थी कि अगर मैं पैसे नहीं दूंगा तो सी लिमिटेड पैसे दे देगा। सी लिमिटेड की गारंटी दी थी। बट गारंटी देते टाइम टर्म्स एंड कंडीशंस में पता है क्या लिख दिया था, कि अगर सी लिमिटेड की गारंटी कब खत्म हो जाएगी, माल सप्लाई होने के 2 मंथ्स बाद सी लिमिटेड की गारंटी खत्म हो जाएगी। माल सप्लाई होने के 2 मंथ्स बाद सी लिमिटेड की गारंटी खत्म हो जाएगी। अब XYZ लिमिटेड को पैसे मिलने कब थे, 2 महीने बाद ही XYZ लिमिटेड को पैसे मिले थे, और 2 महीने बाद ही सी लिमिटेड की गारंटी खत्म हो गई। तो मैंने किसी पार्टी को डिस्चार्ज कर दिया ना, मैंने ऐसी प्रोविजंस रख दी जिससे कोई पार्टी डिस्चार्ज हो गई है। अब मैं इसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग कर सकती हूँ? क्या मैं सी लिमिटेड के अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग कर सकती हूँ? नहीं कर सकती भाई, वो बंदा डिस्चार्ज हो गया, अब मैं उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग कर ही नहीं सकती। तो ऐसा अग्रीमेंट भी आपका वॉइड हो जाएगा। डिस्चार्ज एनी पार्टी फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, आप किसी भी पार्टी को उसकी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज कर रहे हो ताकि हम उसके अगेंस्ट कोई भी लीगल प्रोसीडिंग ना कर सके, तो उस केस में आपका जो अग्रीमेंट है वो वॉइड हो जाएगा। तो लीगल प्रोसीडिंग के केस में अगर ये 3 सिचुएशंस होंगी, उस केस में आपका अग्रीमेंट वॉइड होगा। कौन सी? अगर आप किसी पर्सन को एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो उसका राइट इन्फोर्स करने से, तो आपका अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अगर आप किसी पर्सन को टाइम फ्रेम के अंदर बांध रहे हो कि तो इसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर अपना राइट एक्सरसाइज कर सकता है, तो आपका उस केस में आपका जो वॉइड हो जाएगा अग्रीमेंट। और अगर आप किसी पर्सन को डिस्चार्ज कर रहे हो उसकी लाइबिलिटी से, एक ऐसा टाइम फ्रेम रख रहे हो जिसके बाद वो अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा और मैं उसके ऊपर लीगल एक्शन नहीं ले पाऊंगी, तो उस केस में आपका अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग भी समझ आ गया आपको? जिसको एग्जांपल ड्रॉ करनी होगी वीडियो पॉज कर करके एग्जांपल्स ड्रॉ कर लेना। ठीक है, तो बेटा जी अभी वीडियो की लेंथ हो चुकी है बहुत लंबी, अगर मैं इतना सब कुछ आपको एक ही साथ में पढ़ा दूंगी ना तो आपका दिमाग हो जाएगा हैंग। ठीक है, तो अभी आज की क्लास को हम यहीं तक ही रखते हैं, यहाँ से हम कल रिविजन करके फटाफट अपना आगे का पोर्शन कवर करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक ही रखते हैं, तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।